हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। फर्स्ट जो यूनिट हमने शुरू करा था काइनेटिक्स वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि सॉल्यूशन शुरू करने से पहले जो मैं मेरी तरफ से आपको जो है मोल कंसेप्ट के बारे में एक शॉर्ट आइडिया दूंगा, क्योंकि मोल कंसेप्ट जो है फिजिकल के लिए बेसिक्स है और आपके आगे काम आएगा न्यूमेरिकल में, चाहे वो सॉल्यूशन चैप्टर हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, वहाँ पर आपको मोल कंसेप्ट का आइडिया होना ज़रूरी है या मोल कंसेप्ट क्या है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल जितना हमें रिक्वायरमेंट है मोल कंसेप्ट के टॉपिक से उतना हम सीखेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि बेसिक्स है तो आपको आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मोल कंसेप्ट की, तो मोल कंसेप्ट को जो है हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। या मोल जो है कि मोल की अवधारणा क्या है या मोल कंसेप्ट क्या है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक पार्ट हम डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के सेंस में। किसके बेस में डिवाइड कर सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल की संख्या कितनी होगी या कणों की संख्या कितनी होगी। अब मैंने यहाँ पार्टिकल क्यों लिखा है ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट है मास का। दूसरा कंसेप्ट क्या है? मास का, कि आपके अगर कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, उसका एक मास दे रखा है कि भाई इतने ग्राम है, तो वहाँ पर हम मोल का आइडिया कैसे लगाएंगे कि कितने मोल हैं। तीसरा कंसेप्ट है वॉल्यूम का। तीसरा कंसेप्ट किसका है? वॉल्यूम का। बात समझ में आई? तो यहाँ पर 3 बेस पे हम चेक करेंगे कि मोल क्या होता है या एक मोल बराबर कितना होता है, या हम मोल कैसे निकाल सकते हैं कि जो कंपाउंड या जो एलिमेंट दिया हुआ है वो कितने मोल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, तो इसको एक एग्जाम्पल से अगर समझें, इसको आप ऐसे समझो जैसे एक माचिस की डिबिया है, वो 1 मोल है, ठीक है। या कोई सा भी पेन का पैकेट है या पेंसिल का पैकेट है या कुछ भी आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर हमने क्या कहा कि 1 मोल में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कंसेप्ट क्या लगाया। जैसे मान लीजिए कि कोई माचिस की डिबिया है या माचिस का पैकेट है, उस डिबिया में 50 तीली होती है। कितनी तीली होती है? मान लीजिए 50 होती है, या आप मान सकते हैं 100 होती है। तो वहाँ पर एक माचिस का जो डिबिया है उसमें कितनी तीली है? 100। तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि जो तीली है वो पार्टिकल्स हैं, और आपके एक माचिस के पैकेट में मान लीजिए 100 तीली है। इसका मतलब 100 तीली का मतलब एक माचिस का पैकेट है। तो वहाँ पर एक माचिस का जो पैकेट हो गया वो किसके बराबर हो गया? मोल के बराबर। अब यहाँ पर हम बात करें मोल कंसेप्ट की, तो 1 मोल जो होता है, अगर मुझे कोई डिफाइन करे कि भाई 1 मोल क्या होता है, तो 1 मोल में क्या कह सकता हूँ? 1 मोल बराबर पार्टिकल्स की जो संख्या होती है उसको मैं लिखता हूँ Na। 1 मोल बराबर Na पार्टिकल्स। 1 मोल बराबर Na पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल में जो है पार्टिकल की संख्या कितनी होगी? Na के बराबर। अब Na क्या है? अवागाद्रो संख्या। Na क्या है? एवोगाद्रो नंबर या अवागाद्रो संख्या, और इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुझसे कहे कि 1 मोल पदार्थ है या 1 मोल सब्सटेंस है, तो उसमें पार्टिकल की संख्या कितनी होगी, तो मैं क्या कहूँगा? 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब ये फिक्स हो गया कि 1 मोल में पार्टिकल की संख्या कितनी होगी? इतनी। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि ये माचिस की डिबिया हो गई, और उस माचिस की डिबिया में फिक्स नंबर ऑफ तीली है। तो यहाँ पर इस मोल का जो कंसेप्ट है उसमें फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कितने? 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम कहते हैं एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर Na जो है कैपिटल N भी लिख देते हैं, Na भी लिख देते हैं। इसका मतलब है एवोगाद्रो नंबर या अवागाद्रो संख्या। तो यहाँ पर हमने पार्टिकल के सेंस में क्या कहा? 1 मोल बराबर कितने पार्टिकल होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर मैंने पार्टिकल लिखा है जानबूझकर। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर 1 मोल किसका है वो डिपेंड कर रहा है। ध्यान से सुनना, 1 मोल मैंने किसका कहा है उस पर डिपेंड करेगा पार्टिकल क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 मोल कार्बन, एटम भी कह सकते हैं। 1 मोल कार्बन एटम मतलब 1 मोल कार्बन परमाणु
तो यहां पर पार्टिकल की जगह किसने ले ली? एटम ने, क्योंकि मैं 1 मोल किसकी बात कर रहा हूं? कार्बन परमाणु की बात कर रहा हूं या कार्बन तत्व की बात कर रहा हूं। तो 1 मोल कार्बन एटम का मतलब अब क्या होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। मतलब अगर कोई मुझसे कह रहा है कि 1 मोल कार्बन एटम का मतलब क्या है, तो इसका मतलब हुआ 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि यहां पर अब पार्टिकल की जगह मैं क्या लिखूंगा? एटम। क्यों? क्योंकि मैंने 1 मोल किसका कहा है? कार्बन एटम का। बात समझ में आई? अब मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं। जैसे मुझे किसी ने कहा 1 मोल ऑक्सीजन गैस, मुझे किसी ने क्या कहा? 1 मोल ऑक्सीजन गैस। तो यहां पर जब मैं 1 मोल ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा हूं, अब ऑक्सीजन जो गैस है वो डायटोमिक गैस है, तो वो O2 के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? O2। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा? 1 मोल O2। अब O2 इनडायरेक्टली क्या हो गया? कंपाउंड कह सकते हो या मॉलिक्यूल है यहां पर। तो यहां पर 1 मोल O2 बराबर क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि यहां पर क्या कहा इसने? 1 मोल कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ? 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम, कार्बन के परमाणुओं की संख्या। यहां पर क्योंकि मैं ऑक्सीजन गैस कह रहा हूं, तो यहां पर आपके, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है तो वो डायटोमिक है, वहां पर आपके जो पार्टिकल है वो अब क्या है? एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। तो यहां हमने क्या कहा? 1 मोल O2 बराबर, ऑक्सीजन गैस का मतलब O2 बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको मैं डिफरेंस क्या समझाना चाह रहा हूं कि 1 मोल कार्बन एटम का मतलब ये पार्टिकल की संख्या किसके? कार्बन एटम के, क्योंकि यहां पर एटम एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है, या मतलब पार्टिकल की जगह हमने एटम लिखा है। अगर मैं कह रहा हूं 1 मोल O2 गैस, इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल है। अब अगर वो कहे कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस में एटम की संख्या कितनी है क्या कहे वो? 1 मोल ऑक्सीजन गैस में एटम की संख्या कितनी है? तो यहां पर 1 मोल जो गैस है उसमें मॉलिक्यूल कितने हैं? इतने मॉलिक्यूल हैं। अब अगर आपको एटम निकालने हैं, क्या निकालने? एटम। तो आप क्या करो? जो भी मॉलिक्यूल की संख्या आ रही है वो आप लिख लो कि मॉलिक्यूल कितने आ रहे हैं, वो आपने लिख लिए। अब आप क्या चेक करो कि एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं, मतलब उसकी एटॉमिसिटी कितनी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। तो यहाँ पर एटम की संख्या कितनी आएगी? मॉलिक्यूल की जो संख्या आपने निकाली है उसको मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिसिटी से, तो वो क्या आ जाएगी? एटम की संख्या। क्या आ जाएगी? एटम की संख्या। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि अगर वो एटम की बात कर रहा है तो एटम लिखना है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो मॉलिक्यूल लिखना है, और अगर आयंस की बात करेगा तो आयंस लिखेंगे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तो इसका यूज नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर क्या है कि 1 मोल बराबर इतने पार्टिकल हैं। तो अगर आपको कोई नंबर ऑफ मोल पूछे, क्या पूछे? नंबर ऑफ मोल निकालने मुझे, भाई नंबर ऑफ मोल मैंने लिख दिया n। तो जिसके भी निकालने एटम के या आपके मॉलिक्यूल के, जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। अब Na का मतलब क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23। ये आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो कि अगर आपको वो, देखिए दो चीज़ है, वो क्या कहेगा कि 2 मोल है, बताओ पार्टिकल कितने होंगे। तो आपको क्या पता है 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, तो 2 मोल में क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा वो ये कह सकता है कि इतने पार्टिकल है, मोल की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर लिख दो, डिवाइड कर दो किससे? Na से। तो इससे आपके क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कंसेप्ट हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। किसका कंसेप्ट आ गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक माचिस के पैकेट में 100 तीली थी, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 500 तीली है, कितने माचिस के पैकेट होंगे, तो आप क्या कहोगे? 5। कैसे निकाला? 500 डिवाइडेड बाय 100।
तो 500 डिवाइडेड बाय 100 कितना गया 5। तो वैसे आप क्या कह सकते हो कि पार्टिकल्स की संख्या दे रखी है तो आप मोल की संख्या कैसे निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाय Na। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, तो इसको और ज़्यादा डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी, 1 मोल बराबर Na पार्टिकल्स। अब पार्टिकल मतलब अगर वो एटम की बात कर रहा है तो एटम होंगे, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो मॉलिक्यूल होंगे, आयन की बात कर रहा है तो आयन होंगे। अब यहाँ मॉलिक्यूल की संख्या निकल गई। अगर इस केस में एटम पूछ रहा है तो पहले मॉलिक्यूल निकालो, उसके बाद उसकी एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम्स आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ETC। तो यहाँ पर अब ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या दे रखा है, मास का। नेक्स्ट कंसेप्ट दे रखा है मास का, मतलब अगर हम बात करें मास के सेंस में तो हम मोल कंसेप्ट कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं कह रहा हूँ 1 मोल बराबर, तो 1 मोल अगर मैं कह रहा हूँ एटम, 1 मोल अगर मैं क्या कह रहा हूँ एटम, मतलब किसी एटम के लिए कह रहा हूँ उसका 1 मोल। जैसे एग्जाम्पल कार्बन की बात कर रहे हैं तो 1 मोल एटम का मतलब क्या है, एटॉमिक मास इन ग्राम। 1 मोल एटम का अगर कोई कह रहा है कि भाई 1 मोल एटम है तो 1 मोल एटम का मतलब क्या है, किस सेंस में। देखिए ये वाला हमारा हो गया। अब हम बात करें मास के सेंस में। तो अगर कोई कह रहा है कि 1 मोल एटम है उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास इन ग्राम। अब इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कोई कह रहा है 1 मोल कार्बन एटम, या केवल कार्बन भी कहे तो एटॉमिक फॉर्म में होता है तो हम कार्बन कह सकते हैं। 1 मोल कार्बन एटम कह रहा है या 1 मोल कार्बन कह रहा है, तो वहां पर 1 मोल कार्बन का क्या मतलब है। एक तो पार्टिकल के सेंस में तो मैं क्या कहूँगा 6.023 × 10⁻23 कार्बन एटम। या फिर अगर मैं कह रहा हूँ 1 मोल कार्बन एटम का मतलब क्या होगा, तो आपने क्या लिखा, एटॉमिक मास इन ग्राम। मतलब इसका जो भी एटॉमिक मास है अगर मैं ग्राम में लूँगा तो वो 1 मोल के बराबर होगा। अब इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो मैं लिख रहा हूँ 12 ग्राम। मैं क्या लिख रहा हूँ 12 ग्राम। अब देखिए अगर एक एटम की बात होती, क्या होती, जैसे मैंने कहा एक कार्बन एटम है उसका मास क्या होगा, तो वहां पर भी आंसर 12 होता है। लेकिन 12 जो है वो ग्राम में नहीं है, 12 जो है वो ग्राम में नहीं है, वो किस में है, एटॉमिक मास यूनिट में, AMU लिखते हैं। अगर कोई आपसे पूछे एक कार्बन परमाणु का भार कितना है तो आप कहोगे 12, लेकिन यूनिट क्या है उसकी, यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। और यहां पर 1 मोल कार्बन का वेट कितना है, जो उसका एटॉमिक मास यूनिट में वेट है उसी को आप ग्राम में लिख दो। अब AMU का मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नोटेशन में 1 AMU का मतलब क्या है। देखिए पहले रेफरेंस हाइड्रोजन का होता था लेकिन लेटेस्ट रेफरेंस है कार्बन का। तो 1 AMU क्या होता है कि कार्बन 12 जो है उसका वेट डिवाइडेड बाय 12, ये 1 AMU के बराबर है। कार्बन 12 का वेट डिवाइडेड बाय 12 ये आपके 1 AMU के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ग्राम में निकालना है या मान लो ग्राम में यूनिट आपको चाहिए, तो यहाँ आप कैसे निकाल सकते हो कि कार्बन अगर मैं 1 मोल लूँ तो उसका वेट कितना है, 12 ग्राम है। 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू, अब देखिए ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है तो आप एवोगैड्रो संख्या से क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो। मतलब कार्बन के भार का 12वां जो हिस्सा है वो 1 AMU के बराबर है। अब उसको अगर आपको क्या करना है, ग्राम में निकालना है तो Na से क्या करो, डिवाइड कर लो, ये आपके आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ये कई बार बहुत लाइट क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछ लेते हैं कि जो AMU है उसके लिए रेफरेंस हमने क्या ले रखा है, रेफरेंस ले रखा है कार्बन 12। वापस आ जाते हैं। तो एक कार्बन के एटम का भार कितना है, 12 AMU। 1 AMU कितना है, 1 डिवाइडेड बाय Na। 1 AMU बराबर कितना, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1/Na। तो यहाँ पर आपको क्या मतलब समझ में आया कि एक कार्बन 1 मोल कार्बन एटम का मतलब कितना है, 12 ग्राम, मतलब एटॉमिक मास इन ग्राम। ये आपने बात करी कार्बन की। अब अगर मैं चेंज कर दूं 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तो ये हो गया H2। 1 मोल H2, देखिए यहाँ एटम था 1 मोल एटम तो एटॉमिक मास इन ग्राम। अब यहाँ पर क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, तो आप क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम।
भाई अगर एटम कह रहा है तो एटॉमिक मास इन ग्राम, मॉलिक्यूल कह रहा है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, आयन कह रहा है तो आयनिक मास इन ग्राम, जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर अगर वो आपसे कह रहा है 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तो मतलब वो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का भार 1 होता है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का भार कितना हो गया, वेट कितना हो गया 2। अब वो आपको ग्राम में लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 ग्राम। बात समझ में आ रही है। वो अगर कह रहा है 1 मोल ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस आपको ध्यान रखना केवल O नहीं होती, ऑक्सीजन गैस होती है O2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 1 मोल ऑक्सीजन गैस, तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, तो O2 मॉलिक्यूल का कितना हो गया 32। अब 32 एक मॉलिक्यूल का वेट है AMU में, लेकिन अगर वही मैं 1 मोल कहूँ तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम, क्या हो जाएगा 32 ग्राम। अब ये तो मैंने कहा 1 मोल की बात, 1 मोल का मतलब अगर एटम की बात करें इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम, मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, आयन की बात करें तो आयनिक मास इन ग्राम। अब यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें अगर n, नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, सॉरी मॉलिक्यूल्स की नहीं, अगर वो आपसे पूछे नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, आयन है तो आयनिक वेट। तो जैसे मैंने बात करी एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक वेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा एटॉमिक वेट आ जाएगा, कि अगर एटम दे रखा है तो एटॉमिक वेट आ जाएगा, मॉलिक्यूल दे रखा है तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपसे कोई कहे, यहां देख लेते हैं, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि भाई कार्बन के दे रखे हैं 6 ग्राम, कार्बन के क्या दे रखे हैं 6 ग्राम, 6 ग्राम कार्बन दे रखा है, ठीक है 6 ग्राम क्या दे रखा है कार्बन, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो यहां पर कार्बन क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में है, किस फॉर्म में है एटॉमिक फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12, कितना आ जाएगा हाफ, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे हाफ। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल, अगर आपसे कोई कहे कि मैग्नीशियम जो है वो दे रखा है, मान लीजिए 48 ग्राम दे रखा है, मैग्नीशियम क्या दे रखा है 48 ग्राम। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो देखिए ये भी आपके एटम है, एलिमेंटल फॉर्म में मानेंगे, मतलब मोनोएटॉमिक मान रहे हैं इसको, तो यहाँ पर वेट इन ग्राम कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24, तो 24 जब आप यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो जब नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो वेट इन ग्राम जो दे रखा है डिवाइडेड बाय उसका, अगर एटॉमिक फॉर्म में तो एटॉमिक वेट। अब मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूल की बात करें तो जैसे मान लीजिए ऐसे दे रखा है 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस, जैसे उसने हाइड्रोजन गैस लिख दिया मतलब H2 की बात कर दी उसने, किसकी बात कर दी H2 की, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स किसके निकल रहे हैं H2 के निकल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के नहीं निकल रहे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के निकल रहे हैं, ठीक है, ये डिफरेंस आपको ध्यान होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, अब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, तो वेट इन ग्राम कितना है 4, ये जो मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2, तो कितना आ गया 2। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर गैस दे रखी है तो बी केयरफुल कि आपको क्या दे रखा है और किसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो दे दे 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस, क्या दे दे 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का मतलब O2, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल दे रखा है तो वेट इन ग्राम कितना हो गया 8। अब इसका एटॉमिक वेट 16 होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32 होता है, तो ये मैंने 32 लिख दिया, 8 डिवाइडेड बाय 32, तो कितना आ गया 1/4, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/4। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला ये आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पर आपको निकालनी पड़ेगी कंसंट्रेशन, तो वहाँ पर आपको कंसंट्रेशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स तो आप तब निकालोगे जब आपको पता हो कि भाई मोल होता क्या है और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि मोल को आप पार्टिकल के सेंस में डिफाइन कर सकते हो,
और पार्टिकल के सेंस में आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। दूसरा, मास के सेंस में डिफाइन कर सकते हो, कैसे? 1 मोल एटम मतलब एटॉमिक मास इन ग्राम, 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, 1 मोल आयन मतलब आयनिक मास इन ग्राम या आयनिक वेट इन ग्राम कह सकते हो आप। तो यहाँ पर मास के सेंस में मैंने आपको बता दिया कि मास के सेंस में मोल का कंसेप्ट क्या है और आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट था। देखिए ये वाला इतना काम नहीं आता आपके, जो हमारे काम आता है वो सबसे ज़्यादा ये वाला काम आता है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे या कंसंट्रेशन आपको निकालनी है तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और मैक्सिमम केस में मास के सेंस में निकालते हैं। इसके बाद तीसरा वाला भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा वाला जो है वो न्यूमेरिकल में दे देते हैं कई बार। किस में दे देते हैं? न्यूमेरिकल, वॉल्यूम के सेंस में। तो देखिए वॉल्यूम के सेंस में क्या है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अवोगाद्रो कंसेप्ट भी कह सकते हैं उसको, या सिंपल नाम ना दें तो भी हम याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? अब जो लास्ट वाला कंसेप्ट है, अब देखिए जो दो कंसेप्ट हमने देखे, पार्टिकल वाला और मास वाला, ये सब पे लागू हो जाएगा। किस पे लागू हो जाएगा? सब पे, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। अभी हमने देखा कार्बन सॉलिड होता है, उस पर भी हमने फॉर्मूला लगाया, ऑक्सीजन पे भी लगाया, हाइड्रोजन पे भी लगाया, मैग्नीशियम पे भी लगाया। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है ये किसके लिए है? ओनली फॉर गैस। ये जो कंसेप्ट है वॉल्यूम वाला वो किसके लिए है? केवल गैसेस के लिए। अब देखिए एवोगाद्रो कंसेप्ट क्या है, या हम कहें वॉल्यूम के सेंस में मोल का कंसेप्ट क्या है। तो सीधा सा आपको ध्यान ये रखना है, 1 मोल ऑफ गैस। अब गैस कोई सी भी हो, चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे डायएटॉमिक हो, चाहे कोई सी हो, चाहे हीलियम हो, चाहे नियॉन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब उसका फॉर्मूला कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 मोल ऑफ गैस बराबर 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ गैस इक्वल्स टू 22.4 लीटर। और किस पे? एट एनटीपी भी दे रखा हो सकता है और एसटीपी भी दे रखा हो सकता है। अब एनटीपी एसटीपी क्या है? एनटीपी की फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए देखा जाए तो इन दोनों की जो वैल्यू आती है वॉल्यूम की थोड़ी डिफरेंट आती है, लेकिन एग्जाम में जब आपको दे रखा है कि भाई एट एनटीपी है या एट एसटीपी, आपको 22.4 ही ध्यान रखना है। एग्जैक्ट वैल्यू में पॉइंट का फर्क होता है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं नहीं बता रहा। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि एनटीपी का मतलब क्या है और एसटीपी का मतलब क्या है। एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या आप केल्विन में कहो तो कहोगे 293.15 केल्विन। और प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेयर। और ये वाला जो है एसटीपी वाला, यहाँ पर है आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप कह सकते हो 273.15 केल्विन। और प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर प्रेशर आता है 1 बार। अब आप सोचेंगे कि भाई बार और क्या है ये, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एसटीपी का पहले क्राइटेरिया अलग था, बाद में से चेंज कर दिया। पहले इसका 1 एटमॉस्फेयर ही था, लेकिन इसने बाद में 1 बार कर दिया। अब यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो होता है आपके 760 mm ऑफ Hg। 1 बार जो होता है वो किसके बराबर होता है? 760 mm ऑफ Hg। और 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर है? 760 mm ऑफ Hg। मतलब हाइट में मेजर करते हैं, मरकरी के हाइट में प्रेशर मेजर करते हैं, तो इसके बराबर है। और 1 बार जो है वो बराबर है 0.987 एटमॉस्फेयर। ये कह सकते हो आप, मतलब लगभग 1 एटमॉस्फेयर के बराबर ही है। या फिर आप कह सकते हो 750 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर जब आप वॉल्यूम निकालते हो दोनों पे, एनटीपी और एसटीपी पे, तो एक में आता है 22.4, एक में आता है 22.414। तो यहाँ पर आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप कंफ्यूज जाओगे। आपको केवल ध्यान ये रखना है कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कह रखा है कि 1 मोल गैस है, अब चाहे एनटीपी लिखा हो चाहे एसटीपी लिखा हो, आपको क्या मानना है? 22.4 लीटर।
एग्जैक्ट तो डिफरेंट होता है, लेकिन क्योंकि आरपीसी दे रही है तो मैंने आपको कहा था कि आपको आरपीसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो आरपीसी के अकॉर्डिंग क्या है, वो कभी एनटीपी लिखता है कभी एसटीपी लिखता है। आपको क्या ध्यान रखना है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर, यही आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने तीसरा जो क्राइटेरिया देखा केवल गैस के लिए है, और क्या दे रखा है कि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है एनटीपी या एसटीपी पर वो कितना है, 22.4। एग्जैक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन राउंड ऑफ में आप ये मान के चलना। अब यहाँ पर आपको वही चीज़ आ गई कि आपको देखना है कि भाई गैस है। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जब हम दूसरे देख रहे थे तो पार्टिकल्स में भी सेम फॉर्मूला आ रहा था, लेकिन मास में अलग अलग आ रहा था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक करना है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। तो आपने क्या कहा, 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना है, तो नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो आपने एक चीज देखी कि भाई आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आपने क्या कहा, पार्टिकल के सेंस में निकालने हैं तो पार्टिकल्स की संख्या डिवाइडेड बाय जो रेफरेंस था Na एवोगैड्रो संख्या, उससे डिवाइड कर दिया। फिर आपसे कहा कि भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालने मास के सेंस में, तो आपने क्या कहा, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक फॉर्म है तो एटॉमिक वेट, मॉलिकुलर फॉर्म है तो मॉलिकुलर वेट, या आयनिक फॉर्म है तो आयनिक वेट। फिर आपने कहा भाई मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के सेंस में, तो आपने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके दे रखा है कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है, क्या है, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो है 11.2 लीटर। क्या है, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो है 11.2 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप, 11.2 लीटर जो दे रखा है आपके डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ गया, 1/2। तो अगर आपके वॉल्यूम दे रखा है गैस का तो उससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। कैसे, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, गैस कोई सी भी हो सकती है। अच्छी बात क्या है, चाहे कोई सी भी गैस हो वॉल्यूम फिक्स ही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, हीलियम के लिए अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग, ऐसा नहीं है, सेम ही होगा। अब ये कह रहा है ऑक्सीजन की बात कर रहा है। अब इसने कहा ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है, 44.8 लीटर। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, कितना दे रखा है 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4। तो 22.4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब थोड़ा सा वो क्या कर सकता है कि यूनिट चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है, जैसे वॉल्यूम ऑफ गैस वो लीटर में ना दे के सेंटीमीटर क्यूब में दे दे, ml में दे दे, तो वहाँ पर फिर आपको यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिट क्या दे रखी है। अब देखिए ये तो आपने क्या निकाला कि अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है उससे आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स। अब इसका उल्टा कर दें, जैसे मान लीजिए वो कह रहा है कि भाई 0.5 मोल हैं किसके, ऑक्सीजन के, तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा। तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा। वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो जो भी आपके दे रखा वॉल्यूम वो एनटीपी या एसटीपी की बात हो रही है। अब वॉल्यूम निकालना मुझे किसका, 0.5 मोल ऑक्सीजन का। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, 22.4। तो आपने कहा 22.4 मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक के लिए इतना है तो जितने दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितना दे रखा है, 0.5। तो आपने क्या करा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप देखेंगे 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 11.2 लीटर। क्या आ जाएगा, 11.2 लीटर। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब आपको क्या पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल जो है, देखिए आपके जो आगे काम आएगा सबसे ज़्यादा तो ये वाला काम आएगा जब आप कंसंट्रेशन निकालोगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। उसके अलावा कई बार न्यूमेरिकली देने के लिए वो क्या करता है, ऐसे दे देता है कि भाई ये जो है इतने वॉल्यूम ऑफ गैस के बराबर है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो वॉल्यूम ऑफ गैस देने का इनडायरेक्टली मतलब है मोल से। किससे मतलब है, मोल से। मतलब आपको एक आइडिया हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई 11.2 लीटर गैस है, चाहे कोई सी भी हो,
इसका मतलब क्या है, आधा मोल के बराबर है वो। किसके बराबर है, हाफ मोल के बराबर है। तो ये आपको कोरिलेशन निकालना आना चाहिए कि अगर वॉल्यूम दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो वॉल्यूम कैसे निकालें, ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो मास कैसे निकालें, या मास दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, ये आपको आना चाहिए। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, पार्टिकल के सेंस में, मास के सेंस में और वॉल्यूम के सेंस में। इसके अलावा जो चीज़ हमें काम में आती है वो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि देखिए अभी हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हमने अभी फॉर्मूला देखा कि अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स के सेंस में दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब आपके दिमाग में आई थिंक मॉलिक्यूलर वेट की इमेज क्लियर होगी कि भाई मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझा दूं कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है कि इसमें कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 = 2 एटॉमिक मास यूनिट में। अब अगर मान लीजिए मैं मॉलिक्यूलर वेट कह रहा हूँ CH4 का, मीथेन का, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे निकालोगे कि 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो आप कैसे निकालोगे, 1 कार्बन का जो वेट है एटॉमिक वेट वो क्या है, संख्या मल्टीप्लाई बाय वेट। संख्या कितनी है, 1 × 12, कितना आ गया 12। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 और उसका वेट कितना है 1, कितना आ गया 4। दोनों का सम कितना आ गया 16। तो ये मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट है कि जो भी आपके फॉर्मूला दे रखा है उसमें जितने भी एटम हैं उन सब का जो मास है वो निकाल के आप क्या करो, ओवरऑल ऐड कर लो। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया। मीथेन में 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये आपने इसका निकाल लिया 16। और भी आप निकाल सकते हो। अब ये तो आपको आता है और ये कॉमन भी है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसी के पैरेलल जो है दूसरा कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट वेट का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार। क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार। तो जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो वैसे आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ते हैं, वहां पर आपको इक्विवेलेंट वेट काम में आता है। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट जो है क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। इक्विवेलेंट वेट जैसे मॉलिक्यूलर वेट होता है, सिमिलर कंसेप्ट है आपका इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है। क्या है, रिलेटिव कंसेप्ट। और इक्विवेलेंट वेट की जरूरत क्यों पड़ी वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा यहाँ पर, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अब इक्विवेलेंट वेट की पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें, देखिए कुछ एक डेफिनेशन है और कुछ फॉर्मूले हैं, तो मैं आपको सारी तरीके से बताऊंगा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। देखिए इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को आप H2 कह सकते हो या O सिंपल कह सकते हो, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन 35.5 ग्राम क्लोरीन और 108 ग्राम सिल्वर। वापस से रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन की अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट की तो डेफिनेशन क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन, अब वो हाइड्रोजन जो है एलिमेंटल फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, तो मैंने क्या कहा 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन 35.5 ग्राम क्लोरीन और 108 ग्राम सिल्वर के साथ जितना भी वेट रिएक्शन करता है दूसरे एलिमेंट का वो उसका तुल्यांकी भार होता है। डेफिनेशन क्या है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन 35.5 ग्राम क्लोरीन और 108 ग्राम सिल्वर के साथ जितना वेट रिएक्शन कर रहा है दूसरे एलिमेंट का वो उसका तुल्यांकी भार होता है। अब देखिए डेफिनेशन का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो डेफिनेशन, इसमें मैंने रेफरेंस ले लिया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का और सिल्वर का। अब एग्जाम्पल मैंने लिया कि कार्बन की रिएक्शन करा रहा हूं मैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, कार्बन की रिएक्शन मैंने कराई हाइड्रोजन के साथ और कंपाउंड बना मीथेन। कंपाउंड क्या बनाया, मीथेन। अब यहां पर जब मैंने देखा, मान लीजिए कि मैंने जो हाइड्रोजन का वेट लिया है, ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस रिएक्शन है,
तो मैंने क्या करा, बैलेंस रिएक्शन तो ये 1 है, इधर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर जो है मैंने कहा हाइड्रोजन के जो हैं कितने ग्राम रिएक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए 4 ग्राम। कितने ग्राम रिएक्शन कर रहा है, 4 ग्राम। और प्रोडक्ट जो मुझे मिल रहा है उसमें जो वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 ग्राम। भाई स्टार्टिंग में कितना ग्राम रिएक्शन करा मुझे पता नहीं, मैंने क्या कहा कि 4 ग्राम हाइड्रोजन थी और उसने पूरा रिएक्शन करके कितना बना दिया, 16 ग्राम मीथेन बना दिया। इसका मतलब कार्बन ने कितना पार्टिसिपेट करा है, कितने वेट ने रिएक्शन करी, 12 ग्राम ने। अब कार्बन का जो 12 ग्राम है वो रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के 4 ग्राम के साथ और प्रोडक्ट बन रहा है 16 ग्राम। अब मेरी डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ कितना रिएक्शन कर रहा है। तो डेफिनेशन जो है वो क्या कह रही है, तो देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा, कार्बन जो है उसका 12 ग्राम रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के 4 ग्राम से और 16 ग्राम मीथेन बन रहा है। अब इसको आप ऐसे देखो कि हाइड्रोजन के 4 ग्राम से कार्बन के कितने ग्राम रिएक्शन कर रहे हैं, 12 ग्राम। तो डेफिनेशन के हिसाब से मुझे 1 ग्राम चाहिए, तो मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कार्बन के कितने ग्राम रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपने कहा भाई 12 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ गया 3। आंसर क्या आ गया, 3। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, इसके अकॉर्डिंग कार्बन का इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है, 3। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं मैग्नीशियम का। किसका एग्जाम्पल लेता हूं, मैग्नीशियम का। तो जब मैंने मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया तो ये हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसको हाफ कर देता हूं बैलेंस करने के लिए। अब यहां पर जब हम देख रहे हैं तो मैंने क्या देखा, मान लीजिए कि ये जो दे रखा है वेट इसका, वो दे रखा है 16 ग्राम। इसका जो वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 16 ग्राम। और यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है 40 ग्राम। ठीक है, ये बैलेंस के अकॉर्डिंग निकाल लिया। अब डेफिनेशन क्या है तुल्यांकी भार की, तुल्यांकी भार की डेफिनेशन ये है कि ऑक्सीजन के 8 ग्राम से जो रिएक्शन कर रहा है वो उसका तुल्यांकी भार है। तो 8 ग्राम एक्चुअल में ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम से जो रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम की वो कितनी हो रही है। अब आप इसको देखो कि 16 ग्राम ये था, 40 बन गया, मतलब कितने ग्राम ने रिएक्शन करी, 24 ग्राम ने। तो हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम से मैग्नीशियम का 24 ग्राम रिएक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीजन के 1 ग्राम से कितना करेगा, 24 डिवाइडेड बाय 16। और ऑक्सीजन के ही कितने ग्राम से, 8 ग्राम से। तो आप कहोगे 8 ग्राम से कितना रिएक्शन करेगा, तो आप कहोगे 24 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 8, तो ये हो गया 2 और ये हो गया आपके 12। तो आंसर आएगा 12। आंसर क्या आएगा, 12। तो ये तुल्यांकी भार का कंसेप्ट है, सिंपल एलिमेंट के लिए निकाल रहा हूँ। दूसरा जो तरीका है या दूसरे जो फॉर्मूले हैं वो क्या दे रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो दूसरे फॉर्मूले दे रखे हैं तुल्यांकी भार निकालने के वो क्या हैं। सिंपल से दे रखे हैं फॉर्मूले, बिल्कुल सिंपल हैं। एक तो ये तरीका है, ये इतना काम नहीं आता। सिंपल तरीका क्या है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। सिंपल सा अगर फॉर्मूला लिखें, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब इसको आप क्या कर सकते हो, अगर मैं कह रहा हूँ एसिड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एसिड की, तो एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट जो होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि एसिड जितने भी H+ त्यागता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो जैसे मान लीजिए मैं HCl का मुझे तुल्यांकी भार चाहिए, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। HCl कितने H त्यागता है, 1। अगर मैं कह रहा हूँ H2SO4 है तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय H2SO4 कितने H+ देता है, 2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर मुझे बेस का निकालना है, किसका निकालना है, बेस का, तो बेस का जब मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा, क्या निकालूंगा, बेस का जब मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा तो वहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी मतलब आपके जो बेस है वो कितने OH दे रहा है वो उसके क्या आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। अगर मैं कह रहा हूँ किसी सॉल्ट का मुझे निकालना है, क्या निकालना है, किसी सॉल्ट का मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल
पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मुझे AlCl3 का निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो AlCl3 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। अब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक एल्यूमिनियम है और उसमें कितना चार्ज है? +3। या फिर आप देखेंगे Cl पे -1 है लेकिन कितने Cl हैं? 3। तो टोटल पॉजिटिव कितना हो गया? +3 या टोटल नेगेटिव कितना हो गया? -3। तो आप क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 3। बात समझ में आ गई। और लास्ट जो इक्विवेलेंट वेट का जो तरीका है निकालने का, अगर मान लीजिए कोई रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है? रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपके वैलेंसी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैंगनीज है, क्या है? मैंगनीज, वो +7 से चेंज हो रहा है किसमें? मैंगनीज +2 में। तो उस केस में जब बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है तो वहाँ पर इक्विवेलेंट वेट चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इक्विवेलेंट वेट फिक्स होता है। जिनकी वैलेंसी फिक्स होती है उस केस में हम फिक्स कह सकते हैं, लेकिन जिनकी वैलेंसी फिक्स नहीं है, जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, वहाँ पर इक्विवेलेंट वेट वेरी करता है। तो यहाँ पर क्या निकालने का तरीका है? इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला वेट, जो भी दे रखा है उसका वेट लिख दो, डिवाइडेड बाय चेंज इन वैलेंसी या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे? कि अगर मुझे मैंगनीज का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मैंगनीज का फॉर्मूला वेट या एटॉमिक वेट जो भी दे रखा है वो लिख दो, डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब आपने क्या देखा? +7 से +2 हो गई, कितना चेंज आया? 5 का, डिवाइडेड बाय 5। तो आपने क्या लिखा? फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपके इक्विवेलेंट वेट निकालने के तरीके हैं। क्या निकालने के तरीके? इक्विवेलेंट वेट। क्यों? क्योंकि जब आप सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कंसंट्रेशन की टर्म्स, तो वहां पर आप क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें, तो वहां पर आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो देखिए ये तो आपके कंसेप्ट आ गया इक्विवेलेंट वेट का। अब इसके बाद जो कंसेप्ट है, जैसे आपने निकाला कि भाई मॉलिक्यूलर वेट क्या है और फिर आपने निकाला नंबर ऑफ मोल्स क्या है, उसी तरीके से आपने देखा कि भाई इक्विवेलेंट वेट क्या है। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे आपके नंबर ऑफ मोल्स होता है वैसे ही आपके होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या हिंदी में हम कहते हैं ग्राम तुल्यांकी की संख्या। तो हम कैसे निकालते हैं? जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे वैसे निकालना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पर आपके जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या दे रखा है? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब अगर आपको इक्विवेलेंट वेट पता नहीं होगा कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो आप ये नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये आपके काम आएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या है? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट का मैंने आपको बताया था सबसे कॉमन है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो यहाँ पर अगर आप इक्विवेलेंट वेट को रिप्लेस करोगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, इक्विवेलेंट वेट को मैंने क्या रिप्लेस करा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो ये मैंने लिख दिया वैलेंसी। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो हैं वो कितने आ जाएंगे? ये तो हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स। एक्स का मतलब आप कह सकते हो वैलेंसी। तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो नंबर ऑफ मोल्स के या तो बराबर होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। और इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट का जो आपने फॉर्मूला लिख रखा है इक्विवेलेंट वेट का, इक्विवेलेंट वेट क्या है? वेट या इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब मॉलिक्यूलर वेट को आपने कह दिया m, मॉलिक्यूलर वेट, वैलेंसी को मैंने कह दिया x। तो यहाँ पर आपके क्या है कि जो इक्विवेलेंट वेट है या जो तुल्यांकी भार है वो मॉलिक्यूलर वेट के या तो बराबर आएगा या उससे कम आएगा। क्यों? वैलेंसी पे डिपेंड करेगा कि भाई वैलेंसी अगर 1 है तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आ जाएगा, वैलेंसी 1 से ज़्यादा है तो उससे कम आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट जो है मॉलिक्यूलर वेट के या तो बराबर आता है या उससे कम आता है। वहीं पर
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो हैं वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर आते हैं या उससे ज़्यादा आते हैं, डिपेंड करता है वैलेंसी पे। तो ये जो था आज की क्लास, मैंने आपको जो बताना था मेन ये बताना था कि मोल का कंसेप्ट क्या है, एक मोल बराबर क्या होता है। तो अगर रिकैप करें क्लास को तो एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एटम की बात करें तो एटम के पार्टिकल्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल की बात करें मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। उसके बाद हमने कंसेप्ट लिया वेट का या मास का, तो हमने क्या देखा, एक मोल बराबर वेट इन ग्राम, मतलब अगर हम एटम की बात करें एक मोल एटम की तो हम कहेंगे एटॉमिक मास इन ग्राम। अगर हम बात करें एक मोल मॉलिक्यूल की तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, या किसी भी कंपाउंड की बात करें तो फॉर्मूला मास इन ग्राम। और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा वॉल्यूम का कंसेप्ट, तो हमने क्या कहा, एक मोल वॉल्यूम का जो एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है एनटीपी पर या एसटीपी पर अप्रॉक्सीमेटली हम कितना मानते हैं 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, एक मोल गैस का वॉल्यूम इतना हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए n मोल हैं तो वॉल्यूम कितना होगा 22.4 इंटू एन मोल्स, ठीक है। उसके बाद वो है नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख लिया। उसके बाद हमने देखा मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट क्या है। तो इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट क्या है, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ठीक है। जो दूसरा मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी वो बहुत ज़्यादा इतनी काम नहीं आती। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एसिड हो तो H+ की संख्या, बेस हो तो OH- की संख्या, सॉल्ट हो तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, या सिंपल कोई एलिमेंट हो डिवाइडेड बाय वैलेंसी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपने निकाल दिया। अब यहाँ पर हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट की जरूरत पड़ी क्यों, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, या हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने की क्या जरूरत पड़ी, या इक्विवेलेंट वेट के कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता दूं कि ये ऐसा क्यों हुआ कि जब आपके रिएक्शन होती है, देखिए एक सिंपल सा लॉ है, आगे आ जाएगा, जब आपके कोई रिएक्शन होती है तो वो बराबर मोल के रेशो में नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा था, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने कहा यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ 2 लगा दिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो आपने क्या कहा, हाइड्रोजन के 2 मोल जो हैं ऑक्सीजन के 1 मोल से अभिक्रिया कर रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से अभिक्रिया कर रहे हैं और H2O बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब रिएक्शन होती है तो वो बराबर मोल के रेशो में नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक रिएक्टेंट के 1 मोल अभिक्रिया कर रहा है तो दूसरे रिएक्टेंट का भी 1 मोल अभिक्रिया करे। लेकिन जब हम बात करते हैं तुल्यांकी की, तो ये फिक्स है कि जितने तुल्यांकी इसके अभिक्रिया करेंगे उतने ही तुल्यांकी इसके अभिक्रिया करेंगे। मतलब जब हम तुल्यांकी के सेंस में कहते हैं तो बराबर तुल्यांकी अभिक्रिया करते हैं, ये मेन कंसेप्ट है। तो हमने देखा मोल के हिसाब से तो बराबर नहीं आ रहा कि भाई ये 2 मोल रिएक्शन कर रहा है और ये 1 मोल, लेकिन जब आप तुल्यांकी के हिसाब से निकालोगे तो आंसर सेम आएगा। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 मोल हैं, तो 2 मोल का मैंने वेट लिया तो कितना आ जाएगा 4 ग्राम, और ऑक्सीजन का 1 मोल है, इसका वेट कितना आ जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट आया वो हो गया आपके 36 ग्राम। अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तुल्यांकी की डेफिनेशन, तो हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। तो हाइड्रोजन का जो 1 ग्राम है वो 1 तुल्यांकी के बराबर है। तो यहाँ पर कितने ग्राम है, 4 ग्राम, मतलब इसके कितने तुल्यांकी हैं 4। कितने तुल्यांकी है 4, क्योंकि 4 ग्राम दे रखा है। इसके अलावा हमने डेफिनेशन में कहा था ऑक्सीजन का 8 ग्राम, मतलब ऑक्सीजन का जो तुल्यांकी भार है वो कितना है 8। तो ऑक्सीजन के कितने तुल्यांकी है, जो भार दे रखा है डिवाइडेड बाय 8। ये कैसे निकाला मैंने, 4 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि तुल्यांकी बार इसका 1 है। ऑक्सीजन का तुल्यांकी बार कितना पड़ा हमने 8। तो जब आप 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4। तो अब रिजल्ट क्या आ रहा है कि हाइड्रोजन के 4 तुल्यांकी ने ऑक्सीजन के 4 तुल्यांकी से अभिक्रिया करी। तो यहाँ पर तुल्यांकी के कंसेप्ट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो वो बराबर मोल के रेशो में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेम तुल्यांकी रेशो में अभिक्रिया होती है। तो जो आज की क्लास है बहुत बेसिक है, ये आपके चाहे कोई 11th का स्टूडेंट हो, चाहे 12th का हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे जी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहा हो, चाहे वो आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। और क्योंकि हम अलग से कॉम्पिटिशन में नहीं मेंशन कर रखा होता है इसलिए हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये आपके ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे चल के बहुत दुख देती है।
ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।